दोस्तों नमस्कार। चुनावी मशीनरी की जरूरत है जो सक्रिय हो जाए तो आप चुनाव हार नहीं सकते, लेकिन वही चुनावी मशीनरी अगर सक्रिय न हो तो फिर इस बात की गारंटी है कि आप चुनाव जीत नहीं सकते। इस चुनावी मशीनरी का खेल क्या है, इस चुनावी मशीनरी के दायरे में कौन कौन आता है और इस चुनावी मशीनरी का मतलब अगर जीत की गारंटी है और न होने पर हार की गारंटी है तो इस चुनावी मशीनरी को तो हर कोई अपने साथ चाहेगा। मौजूदा वक्त में कमोबेश के भीतर में सत्ताधारी राजनीतिक दल भाजपा या उसकी अगुवाई करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कहीं यही पूरी मशीनरी जुड़ तो नहीं गई। इस चुनावी मशीनरी का मतलब क्या होगा? इस चुनावी मशीनरी का मतलब बहुत साफ है। इस देश के भीतर में तमाम संस्थान, उससे जुड़े हुए तमाम नौकरशाह, निचले तौर पर इस देश की अदालतों को भी जोड़ लीजिए और इस देश के फोर्थ स्टेट यानी लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर और सवाल पूछने वाले की पहचान लिए हुए मीडिया को भी जोड़ लीजिए। तो मीडिया कोई सवाल सरकार से पूछेगा नहीं, संस्थान सत्ता और सरकार के प्रचार में लग जाएगी, नौकरशाही अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हुए सत्ता के साथ खड़ी होगी। इस देश के भीतर में संवैधानिक और स्वास्थ्य संस्थान भी सरकार के लिए ही काम करेंगे। चुनाव के वक्त और ये परिस्थितियों में नौकरशाह को दूर की कोठी, वह तो बहुत छोटी सी चीज है, सभी सरकार के प्रचार में लग जाएंगे। जगह जगह प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा की जाएंगी और उसके साथ उपलब्धियों का खाता प्रचार के तौर पर रखा जाएगा। टैक्स पेयर का पैसा इस पूरे प्रचार प्रसार में सुखा दिया जाएगा और सिर्फ राजनीतिक सत्ता के अनुकूल जमीन बनती चली जाएगी और एक झटके में अगर यह सब गायब कर दीजिएगा तो फिर वही सत्ताधारी पार्टी चुनाव हार जाएगी। अजीबोगरीब लग सकता है लेकिन मौजूदा सच यही है। इस देश के भीतर में बड़े बड़े चुनाव जब जब होते हैं पूरी चुनावी मशीनरी सक्रिय हो जाती है चुनाव जीतने के लिए, और जब छोटे छोटे चुनाव होते हैं तो वही चुनावी मशीनरी गायब हो जाती है और उसके गायब होते ही सत्ताधारी राजनीतिक दल के उम्मीदवार चुनाव हार जाता है। सिलसिलेवार तरीके से आज जरूर समझिए ये पूरा खेल कैसे चलता है, लेकिन उससे पहले आज ही राजस्थान में एक सीट पर जहां चुनाव हुई उसका परिणाम अनुकूल नहीं आया। जब राजस्थान के भीतर कांग्रेस की सत्ता को भाजपा ने घाट फेंका, 200 में से 115 सीट जीत ली। 200 ना कहिए, 199 सीट में से, क्योंकि एक सीट पर उपचुनाव हुआ, वहां कांग्रेस के उम्मीदवार का निधन हो गया था, तो फिर वह चुनाव अब हुआ और आज उसका परिणाम आया। कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार का निधन हुआ था गुरमीत सिंह कुन्नर, उनके बेटे को टिकट दिया रूपेंद्र सिंह कुन्नर को, तकरीबन 12,000 से चुनाव जीत गए। जो वह बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। सवाल बीजेपी के उस भरोसे से जहां पर वह मानकर चल रही थी कि जब पूरी सरकार को घाट फेंका तो एक सीट पर तो जीत मिल ही जाएगी, और ये बहुत छोटी चीज होती है एक सीट को जीतना, खास तौर से तब जब महीने भर पहले बीजेपी की सरकार बनी और 2 दिन पहले वहां मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ और खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 2 दिन पहले तक जयपुर में एक दूसरे सम्मेलन में नजर आ रही थी, लेकिन चुनावी एक सीट को लेकर सक्रिय नहीं थी जो सामान्य तौर पर पूरे राजस्थान के चुनाव में सक्रिय थी। चुनावी मशीनरी की हम बात कर रहे हैं। 12,000 वोटों से एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला बीजेपी का उम्मीदवार जिनकी जीत तय मानी जा रही थी वह चुनाव हार गया। तो क्या वाकई चुनावी मशीनरी बहुत मायने रखती है और इस देश के भीतर में चुनाव ही सब कुछ है? तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि किस देश के भीतर में जो भी कार्यक्रम हो उसमें चुनावी जीत जुड़ती चली जाए, और इस चुनावी जीत के भीतर इस दौर में 2 मंत्र लगातार समूचे देश में रिंग रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का सवाल और उसे प्राण प्रतिष्ठा के जरिए किस तरीके से बीजेपी और स्वयंसेवक कार्यकर्ता सभी लगे पड़े हैं। संघ सक्रिय हो चला है और उसके साथ तमाम विभाग अधिकारी इस देश के कार्यालय में
काम करने वाले सभी इस काम में जुट गए हैं। तो क्या उनका काम यही है कि पहला सवाल हो सकता है। दूसरा सवाल एक और होगा कि जो संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, विकसित राष्ट्र की संकल्प यात्रा, उसको भी तो नौकरशाही अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उसका विरोध महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है, वह कौन से सवाल उठे, लेकिन ये चुनावी मशीनरी का हिस्सा है। तो जरा राजस्थान को याद कीजिए। जवाब कर रहे हैं तो हमें लगता है कि राजस्थान में चुनाव जीतने के महीने भर के भीतर अगर बीजेपी एक सीट हार जाता है तो एक क्षण के लिए याद कीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ था। मार्च 2023 कस्बापेट सीट पर, जिस सीट को भाजपा 1995 के बाद से हारी ही नहीं थी, उस सीट पर वह हार जाती है और वहां से कांग्रेस के रविंद्र जीत जाते हैं और बीजेपी के हेमंत फसाने जो हार जाते हैं। 25 वर्ष से जो सीट बीजेपी के पास थी महाराष्ट्र में, वह सीट हार गई जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सत्ता की तुत्ती बोल रही हो और महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया। हालांकि उसके बाद थोड़ा, लेकिन मार्च 2023 में एनसीपी नहीं, लेकिन एनसीपी को तोड़ दिया। हालांकि उसके बाद थोड़ा, लेकिन मार्च 2023 में एनसीपी नहीं लेकिन शिवसेना तो टूट गई थी। तो एक बार फिर जरा सोचना जरूर और समझने की कोशिश कीजिए। महाराष्ट्र में तूती बोलती थी, वहीं पर एक छोटा चुनाव हुआ और हार गई बीजेपी। उत्तर प्रदेश के भीतर से चौहान जी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीते हैं। इस सीट पर वह उससे दुगने मतों से हार जाते हैं। जब जीते हैं तब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, हारे हैं तो बीजेपी के उम्मीदवार। या फिर वही चुनावी मशीनरी सक्रिय नहीं हुई, यानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस जोड़ी को कौन हरा सकता है। बावजूद इसके धारा सिंह चौहान बीजेपी के उम्मीदवार, जिस सीट को 25 साल से नहीं हारे थे, उसकी हार हो गई। राजस्थान में सत्ता मिल गई, सब कुछ मिल गया, नई सरकार बनी, लेकिन चुनाव हार गए। श्री करण सिंह की सीट से, यानी विधानसभा की सीट से हर वह हारा नहीं ना चाहिए था, लेकिन हार गए। अशोक गहलोत क्या कहते हैं, तो एक हारे हुए मुख्यमंत्री जिनका कहना था कि उन्हें गाड़ी छोड़ती है, उनको कुर्सी छोड़ती ही नहीं, यानी कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ती है, लेकिन देखा कुर्सी ने उन्हें छोड़ दिया। जीत में वह अपनी बड़ी जीत देखने लगे। तो ये भोलापन या नासमझी है, या राजनीतिक तौर पर चुनावी मशीन को वह समझ नहीं पा रहे। तो इस दौर में दो तरीके की चुनावी मशीनरी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इस देश में सक्रिय है। एक तरफ पहली बार यह खुले तौर पर नजर आ रहा है कि जो हिंदू संगठन है, वह आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो या कोई दूसरा ही संगठन क्यों ना हो, उसके साथ केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य सरकार के मंत्रालय और नौकरशाही कंधे से कंधा मिलाकर अयोध्या में राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है, उसके मद्देनजर प्रचार प्रसार में लगे हुए। सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी संगठन के साथ मिलकर उस संगठन के कार्यक्रम को सफल बनाने में लग जाए। आप कहेंगे यहां तो प्रधानमंत्री आ रहे, तो यह तो देश की ही बात हो गई। अब सवाल है देश की बात कैसे हो गई। तो एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के जरिए निमंत्रण दिया जा रहा है और उसमें सर संचालक की मौजूदगी और प्रधानमंत्री बतौर प्रचारक इससे पहले आरएसएस से जुड़े रहे, तो उनकी मौजूदगी वहां होगी। लेकिन फिर भी इस देश की पूरी नौकरशाही तमाम मंत्रालय केंद्र राज्य सरकार के लगे हुए हैं। यह एक मशीनरी का हिस्सा है जो चुनावी मशीनरी के साथ इस देश को तैयार करता है कि दरअसल सत्ताधारी पार्टी ही देश में तब्दील हो चली है और इस देश के भीतर जो कुछ भी होगा वह सत्ताधारी पार्टी करवा रही है, या उसका पूरा लाभ सत्ताधारी पार्टी को मिलना चाहिए। और शायद इसका एक दूसरा रूप जो है वह विकसित भारत संकल्प यात्रा में नजर आ रहा है, जिसमें इस देश की नौकरशाही लगी है। लेकिन बड़ी खास बात यह है कि यह संकल्प यात्रा में जो रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पूरी उपलब्धियां बताई गई हैं,
उन उपलब्धियों को लेकर महाराष्ट्र के भीतर विरोध हो गया। महाराष्ट्र में कुछ जगहों से मतलब है कि उन्होंने जगह पर जहां जहां गांव के भीतर रथ यात्रा ये जाकर मोदी सरकार आपके द्वारा आई है, जहां पर यह कहा जा रहा था कि मोदी सरकार की मौजूदगी है और यह तिरंगा नहीं बीजेपी का झंडा है, यानी सरकार की योजनाओं को बताने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में गांव वालों ने यह सवाल करना शुरू कर दिया कि एक बात समझाइए, एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में के आर्टिकल 1 में लिखा है या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार, उसमें कहीं मोदी सरकार का जिक्र तो नहीं है, तो आपने मोदी सरकार यहां पर क्यों लिखा है? दूसरा था कि आप तिरंगा लगाइए, क्योंकि भारत सरकार के तमाम योजनाओं को आप बता रहे हैं, तो ऐसे में अपने बीजेपी का झंडा क्यों लगा रखा है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था और ऐसे में कलेक्टर भी जवाब नहीं दे पाए। जहां पर बात निकल कर आई, महाराष्ट्र की टीम ने हमें जानकारी भेजी कि अहमदनगर, नासिक, सतारा, जालना, परभणी, अकोला, हिंगोली, रत्नागिरी, बुल्डाना, इन तमाम जगहों पर सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या एक एक्टिविस्ट जो कोल्हापुर के थे, राज भाई, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 तो यही कह रहा है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार लिखिए, इनके बदले मोदी सरकार लिख दीजिए। तो राधानगरी तहसील, वहां का जो सिरौली गांव है, वहां पर राजभय एक्टिविस्ट ने इस सवाल को पहले खड़ा किया। कोल्हापुर की पहचान दर्शन छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म स्थान के तौर पर है और वैचारिक तौर पर बड़ा ही करंट इस जिले के भीतर में, और यहीं से यह सवाल उठता भी, लिखकर पूछा गया कि आप मोदी सरकार कैसे लिख रहे हैं। तो परभणी के जिला कलेक्टर को जब पत्र लिखा गया तो वह भी कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं था, लेकिन यह मशीनरी का हिस्सा है जो पॉलिटिकल मशीनरी और चुनावी मशीनरी से मिलकर काम करती है। जब ये बुल्डाना में पहुंचा तो वहां पर पालसी घोड़ी गांव है, वहां पर संग्रामपुर तहसील है, उसके पूर्व सरपंच जो हैं मरोड़, वह दर्शन किसानों से जुड़कर काम करते हैं। संग्रामपुर कृषि उत्पादक बाजार समिति जो है उसके वह डायरेक्टर भी हैं। किसानों की आय दुगनी हो गई, उसके जरिए किसानों को कितनी बेहतर स्थिति है। तो एक सवाल यह है कि जब स्थिति ठीक है तो आप ये क्यों लिख रहे हैं, और जवाब लिख रहे हैं कि भारत सरकार ने ऐसा किया है, तो यहाँ मोदी सरकार क्यों लिखा है? यहाँ पर तिरंगा क्यों नहीं है? यहाँ पर अपने तिरंगे का एक रंग गायब करके यहाँ से भगवा रंग बड़ा क्यों कर दिया है? ये सारे सवाल होने के बाद एक झटके में उस रथ यात्रा को मोड़ना पड़ा, उसे दूसरी दिशा में ले जाना पड़ा। लेकिन सवाल फिर वहीं जाकर अटक गया। सवाल यह था कि अगर चुनावी मशीनरी अगर सक्रिय न है तो फिर इस बात की गारंटी कौन लेता है? खबर में इतना ही। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज, मैं हूं पीसी सैनी। थैंक यू।